नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड द्वारा जारी किए गए सत्र 2023 और 24 के लिए जो मॉडल पेपर आया है बच्चों, उसमें अब हम 6 अंक वाले प्रश्नों को यहाँ पर हल करना सीखेंगे। ठीक है ना बच्चों। 6 अंक वाले आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें हर क्वेश्चन में आपको एक ऑप्शन दिया होगा, यानी कि 6 क्वेश्चन होंगे। 6 में से आपको 3 क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करने हैं, यानी कि 18 नंबर के आपसे 6 अंक वाले ही प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी सब प्रश्न हम पहली वीडियो में हल कर चुके हैं। तो आइए अब देखते हैं 6 अंक वाले जो क्वेश्चंस हैं हमारे, वो कैसे हैं यहाँ पर बच्चों। ठीक है, तो 6 अंक में बच्चों पहला प्रश्न जो दिया है क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू होगा। इसमें दोनों में बच्चों क्या है, देखिए अथवा यानी ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से आपको एक करना है। तो यहाँ पर हम दोनों ही क्वेश्चन को सीखेंगे। 2 अंकों की एक संख्या के एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी कितनी संख्याएं हैं, हमें यह भी ज्ञात करना है ऐसी कितनी संख्याएं बन सकती हैं। या दूसरा बच्चों यहाँ पर आयु से संबंधित है। तो पहले हम पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर तो 2 अंकों वाली संख्या की बात कही है बच्चों इसने, तो हम हमेशा उसमें दहाई और इकाई का अंक मान लेते हैं। तो माना दहाई का जो अंक है बच्चों, दहाई का अंक हम मान लेते हैं x, और इकाई का जो अंक है उसे मान लेते हैं y। तो हमारी जो संख्या है, मैंने आपको बताया हर क्वेश्चन में संख्या आपकी कितनी बनेगी, 10x प्लस वाई बनेगी। दहाई के अंक में 10 से गुणा करेंगे, इकाई का अंक जोड़ देंगे तो 10x प्लस वाई संख्या आ जाएगी। अब इसमें अंकों को बदलने पर, अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या जो है वो बच्चों क्या आ जाएगी। अब यहाँ पर तो है आपकी 10x प्लस वाई, वो आ जाएगी बच्चों 10y प्लस एक्स। ठीक है, ये आएगी, हर क्वेश्चन में ऐसे ही आएगा। अब पहली जो शर्त हमारी क्या है कि 2 अंकों की एक संख्या, तो संख्या है हमारी बच्चों कितनी, 10x प्लस वाई है, और पलटने से बनी संख्या कितनी आई है, 10y प्लस एक्स आई है। इन दोनों संख्याओं का योग क्या कह रहा है कि 66 है। 66 है तो बराबर 66। 2 अंकों की संख्या और बदलने से बनी जो संख्या आई है, इन दोनों का योगफल बच्चों 66 है। ठीक है, तो 10x और x कितना हो गया, ये हो गया बच्चों 11x। 10y और y ये भी हो गया आपका 11y, तो बराबर हो गया 66। 11 से पूरे इसमें भाग चला जाएगा तो ये आ जाएगा बच्चों x प्लस वाई बराबर 11 छिक्के 66। समीकरण 1 आ गए। यहाँ हमने क्या कर दिया, 11 से भाग दे दिया है समीकरण के दोनों पक्षों में। ठीक है, अब सेकंड जो शर्त है, सेकंड शर्त में देखिए क्या है, अंकों का अंतर 2 है। तो अंक तो हमारे x और y हैं, तो यहाँ देखिए अंकों का जो अंतर है बच्चों वो 2 है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अंकों का अंतर बराबर कितना है बच्चों, 2 है। तो अंक हमारे इकाई और दहाई वाले हैं, तो हमारा पहला समीकरण हो जाएगा x माइनस वाई बराबर जो दूसरा बनेगा 2। ठीक है, ये हो गया दूसरा समीकरण। या इस समीकरण को बच्चों ऐसे भी तो बनाया जा सकता है कि y माइनस एक्स बराबर 2। इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है बच्चों। ठीक है नहीं, क्योंकि यहाँ पूछा कितनी संख्याएं बनेंगी, तो पहले हम ये समीकरण लेंगे और बाद में इसके भी इसको बता देंगे, तो अलग अलग संख्या यहाँ पे बनेंगी। तो पहले इसके देख लेंगे बच्चों, x माइनस वाई बराबर 2, पहला समीकरण ये आ गया। तो इन दोनों को हल कर लिए, समीकरण 1 और 2 को, क्योंकि y वाले गुणांक यहाँ पर बराबर हैं तो ये दोनों आपस में जोड़ने पर कट जाएंगे बच्चों। तो जब बच्चों हम इनको जोड़ेंगे, देखिए y वाले गुणांक बराबर हैं, प्लस और माइनस के हैं, कट जाएंगे। x और x हो जाएगा आपके पास 2x बराबर 4 और 6 और 2 8 हो गया। तो x बराबर आएगा 2 चौके 8। तो x का जो मान है बच्चों वो यहाँ पर 4 हमें मिल गया, जो कि दहाई का अंक है। ठीक है, अब x का मान किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में।
और समीकरण जो एक है वो हमारे पास है बच्चों कि x प्लस वाई बराबर 6 है। x का मान 4 हो गया, 4 प्लस वाई बराबर 6, या बच्चों y बराबर 6 में से 4 घट जाएगा तो यहाँ पर 2 बच जाएगा। तो y का जो मान है आपको 2 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो y का मान यहाँ पर 2 मिल गया है बच्चों। अब देखिए जो दूसरा है, अब इसके अगर हम बात करें तो हमारे पास जो बच्चों संख्या जो आ जाएगी, पहले हम इसी से कर लेते हैं। संख्या हमारी क्या थी, 10x प्लस वाई है। ठीक है, यही तो संख्या है हमारी। अब x का मान कितना आया है, 4 आ गया है, यानी कि यहाँ पर आप लिख देंगे दहाई का जो अंक है वो आपके पास 4 है और इकाई का अंक बच्चों यहाँ पर मिला है आपको 2। तो संख्या जो बनेगी दहाई के अंक में, देखिए 10 चौक 40 और 2 42, संख्या हो जाएगी 42। पहला तो आंसर बच्चों हमारे पास ये हो गया। दहाई के अंक में 10 से गुणा किया और इकाई का अंक जोड़ दिया, 10 चौक 40 और 2 42। यहाँ पूछा कितनी संख्या बनेंगी। अब देखिए सेकंड उसमें और देख लीजिए इसको, क्योंकि दूसरा समीकरण तो हमारा बच्चों जो ये आया है हमें वो भी बताना, 6 नंबर का क्वेश्चन है तो दोनों ही बात बतानी है। अब इस समीकरण को उसे हल कर दिए, या हम इसको लिख देंगे -x प्लस वाई बराबर 2। ठीक है, इस समीकरण को हमने इस प्रकार से लिख लिया। पहला समीकरण हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 6। ठीक है, पहला समीकरण यह है। यहाँ पर आप लिख लेंगे बच्चों, ये दूसरी स्थिति डाल देना, दूसरी स्थिति, क्योंकि दोनों ही बात आपको यहाँ पर बच्चों बतानी है। तो जोड़ने पर देखिए x कट जाएगा, जोड़ने पर यहाँ पर x कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा y और y, 2y बराबर 8 हो गया, या y बराबर कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर 4 आ गया। अब y का मान आपको 4 मिल गया है। ठीक है, अब y का मान 1 में रख दीजिए। y का मान जब 1 में रखेंगे तो हमारे पास समीकरण है x प्लस वाई बराबर 6 है, तो x प्लस वाई का मान 4 बराबर 6, तो x बराबर होगा 6 माइनस 4 यानी कि 2 आ गया, x का मान 2 आ गया। ठीक है, यानी कि अब जो हमारे पास आया दोबारा में दहाई का जो अंक है वो बच्चों अब हमारे पास 2 आया है, और इकाई का जो अंक है वो आया है बच्चों अब 4 आ गया है। ठीक है, संख्या बदल गई है, तो संख्या जो क्या आएगी, संख्या आ जाएगी दहाई के अंक में 10 दूनी 20 और 4 24 आ जाएगी। तो संख्या पूछा कितनी बनेंगी बच्चों, तो संख्या जो है ऐसी संख्या या तो 42 होगी या 24 होगी, दोनों ही बच्चों आंसर यहाँ पर सही होंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन था, पूछा ना कितनी संख्या बनेंगी, तो ऐसी जो संख्याएं हैं बच्चों यहाँ पर 2 बन जाएंगी। ठीक है, ऐसी 2 संख्याएं बन जाएंगी। अब अगला जो क्वेश्चन है इसमें जो पूछा है बच्चों अथवा वाला, उसे भी देख लेते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन बच्चों आप पे करना तो आपको एक है, लेकिन हो सकता है अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमने मान लिया कि नूरू की वर्तमान आयु x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु हमने y वर्ष मान ली। पहले का है 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की जो आयु है उसे निकाल लेते हैं, नूरी की आयु। तो 5 वर्ष पूर्व में बच्चों 5 हम इसको माइनस कर देंगे, पहले की बात कर रहा है तो x माइनस 5, जितने वर्ष पहले कहेगा उतने ही आपको माइनस कर देना है, बाद में जोड़ा जाता है। और सोनू की जो आयु है बच्चों वो कितनी हो जाएगी, क्योंकि सोनू भी 5 साल छोटा था 5 साल पहले, तो ये y माइनस 5 वर्ष होगा। ठीक है, ये भी 5 वर्ष हो जाएगा। तो पहली जो शर्त है हमारी उसमें ये लिखा हुआ है कि नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी है x माइनस 5, तो x माइनस जो 5 है वो बराबर है सोनू की आयु की, यानी कि y माइनस 5 की कितने गुनी थी, 3 गुनी थी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके समीकरण अपना प्राप्त कर लीजिए।
तो x माइनस 5 बराबर 3 से गुणा करेंगे तो 3y माइनस 3 पंजे 15, या बच्चों देखिए x बराबर 3y, इसको उधर ले जाएंगे माइनस के 15 और प्लस 5, ठीक है। तो x बराबर आ जाएगा 3y माइनस 10। ये समीकरण नंबर पहला हो गया बच्चों, ठीक है। x में हमने मान निकाल लिया है, हम इसको बच्चों प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कर लेंगे तो हमारा दोनों ही काम हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से कहता है तो वो कैसे करते हैं वो भी आप यहाँ सीख जाएंगे। अब आगे लिखा हुआ है 10 वर्ष बाद, पश्चात यानी कि बाद, तो 10 वर्ष बाद पहले दोनों की आयु निकाल लीजिए, ठीक है। 10 वर्ष बाद पहले आप दोनों की आयु ज्ञात कर लीजिए, जब बाद में कंडीशन हम लगाएंगे। 10 वर्ष बाद बच्चों, अब देखिए जो नूरी है, नूरी की आयु पूर्व में हम घटाते हैं बाद में जोड़ेंगे। वर्तमान हमने x मानी थी तो 10 वर्ष बाद हो जाएगी x प्लस 10 वर्ष, ठीक है। और जो सोनू है वो हमने y माना है तो 10 वर्ष बाद हो जाएगा y प्लस 10, यानी कि दोनों में आपको 10-10 जोड़ देना है, ठीक है। अब ये क्या है, अब देखिए नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। बस यही आपको समझना है कि जो नूरी की जो आयु है x प्लस 10 है वो बराबर होगी सोनू की आयु की कितनी, सोनू की आयु की होगी 2 गुनी। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। बस अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो गया 2y प्लस 10 दूनी 20 हो जाएगा, या बच्चों x माइनस 2y, इसको धर ले आए बराबर 20 माइनस के 10, तो x माइनस 2y बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। ये हो गया बच्चों समीकरण नंबर सेकंड हो गया, ठीक है। अब समीकरण 1 से जो x का मान है बच्चों उसे समीकरण नंबर सेकंड में रख दीजिए। समीकरण 1 से x का मान समीकरण नंबर सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापन विधि में बच्चों प्रतिस्थापन लिखा जाता है क्योंकि अपने आप में x का मान कंप्लीट नहीं है, y के पदों में है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर समीकरण नंबर सेकंड में देखिए x माइनस 2y, अब x का मान कितना है 3y माइनस 10 है, तो x के स्थान पर आप रखेंगे, पहले चलो समीकरण लिख लीजिए आप, x माइनस 2y बराबर 10 है आपका। अब x का मान आपके पास ये है कितना, 3y माइनस 10, 3y माइनस 10, ठीक है, माइनस के 2y बराबर 10। यहाँ पर हम प्रतिस्थापन विधि भी बच्चों सीख रहे हैं, साथ में क्वेश्चन को हल करने के साथ साथ में। 3y माइनस 2y गई तो ये बचेंगे कितना, y, y बराबर माइनस 10 को उधर ले आइए तो 10 माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, तो y बराबर 10 और 10 20, तो y बराबर कितना हो गया बच्चों, 20 हो गया। अब y का जो मान है उसे आप समीकरण नंबर इसमें रख दीजिए या पहले में रख दीजिए। y का मान समीकरण यहाँ पर हमने रख दिया, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं बच्चों, फर्स्ट या सेकंड आप किसी में रख सकते हैं। y का मान आ गया है उसमें रख दीजिए, x बराबर हमारे पास है 3y माइनस 10, 3y माइनस 10, ठीक है। तो x बराबर 3y का मान 20 है, 20 माइनस 10, तो x बराबर 20 दिया 60 माइनस 10, तो x बराबर कितना हो गया 50। x हमने क्या माना था बच्चों, x हमने माना था नूरी की आयु, तो नूरी की जो आयु है वो बराबर हो जाएगी 50 वर्ष, और जो सोनू की आयु y माना था हमने, तो सोनू की आयु हो जाएगी बच्चों कितना, 20 वर्ष, ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बच्चों, ठीक है। हमने प्रतिस्थापन विधि से किया है बच्चों, आप इसको विलोपन विधि या जो भी आपको अच्छी लगे उस विधि से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। आंसर की जांच भी हो जाएगी और आप जांच इसमें कर सकते हैं बच्चों। देखिए तो जांच चलो आप आता ही होगा, तो 50 और हमारे 20 आए हैं, ठीक है। 5 साल पहले ये 45 का हो जाएगा और ये 15 की हो जाएगी, तो 15 × 45, ठीक है, 3 गुनी होगी। अब 10 साल बाद ये 50 का है तो ये बच्चों 60 का हो जाएगा, और ये 20 का है तो 10 साल बाद 30 का हो जाएगा। देखिए 30 दूनी 60, 2 गुना है,
ठीक है। तो आपके क्वेश्चन की आपको जांच करना भी आना चाहिए। तो बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो भी 6 नंबर का है और अथवा में दिया हुआ है इसमें दूसरा, वो भी ऊंचाई दूरी से, दोनों क्वेश्चन ऊंचाई दूरी से हैं। दूसरा क्वेश्चन अथवा में किसी अन्य उससे भी आपको दे सकता है, किसी अन्य एक्सरसाइज से भी, ठीक है ना बच्चों। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण 30 और 45 अंश। यहाँ बच्चों अवनमन कोण की बात कर रहा है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो पहले हम बच्चों इसको ही देख लेते हैं। और ऊंचाई दूरी वाले क्वेश्चंस में हमारा डायग्राम और उसकी लैंग्वेज लिखना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि डायग्राम और लैंग्वेज के बच्चों नंबर होते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपके लिए डायग्राम समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगर डायग्राम गलत हो गया तो आपका क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। एक बहुमंजिल मकान है और दूसरा हमारा साधारण भवन है, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पर ए भी मान लिया, वो हो गया बहुमंजिल वो हो गया, और दूसरा हो गया भवन। अब यहाँ दिखा हुआ है बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के तल और शिखर और तल के अवनमन कोण। अवनमन कोण कह रहा है। अवनमन कोण बच्चे ऊपर से नीचे की तरफ बनते हैं। तो शिखर से, बहुमंजिल भवन के शिखर से, यहाँ से पहला शिखर का दिया हुआ है तो ये वाला हो गया शिखर का, ठीक है ना बच्चों। अवनमन कोण की बात कर रहा है तो ये वाला आ जाएगा। अवनमन कोण कितना है, पहले 30 अंश है, तो बच्चों ये हो गया 30 अंश। अवनमन कोण 30 है तो ये भी आपका 30 होगा उन्नयन कोण। अब फिर दूसरा है कौन सा, तल का, यानी कि आधार वाला, ऊपर से नीचे की तरफ ही, ये हो गया। तो ये आपका यहाँ जाएगा, ये हो गया 45 अंश, ठीक है ना। तो ये भी आपका हो जाएगा 45 अंश। इस भवन की ऊंचाई मान लीजिए आप पूरा h मीटर मान लीजिए, पूरी ऊंचाई कि ये h मीटर है, ठीक है ना। ये यहाँ से यहाँ तक छोटा भवन 8 मीटर ऊंचा है, तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक इसे e मान लीजिए, तो ये भी आपका हो जाएगा 8 मीटर ही ऊंचा। अब ये कितना बचेगा, ए ई, पूरा जो है भवन h मीटर है, तो ये बच जाएगा बच्चों h माइनस 8 मीटर, ठीक है। और इसको हमने मान लिया x मीटर। लैंग्वेज आपको कैसे लिखनी है, लैंग्वेज क्वेश्चन में ही देख लीजिए, यहीं से आपको लिख देनी है। माना ए बी एक h मीटर ऊंचा बहुमंजिल भवन है और सी डी एक 8 मीटर ऊंचा भवन है। दोनों इस प्रकार स्थित हैं कि बहुमंजिल भवन के शिखर ए से भवन के शिखर और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 अंश है, ठीक है ना बच्चों। ये आप यहाँ पर लैंग्वेज आपको जरूर लिखनी है। अब मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। दो त्रिभुज है हमारे पास, एक तो है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है ए डी ई। पहले एक त्रिभुज में लेते हैं, तो पहले बच्चों हम लेते हैं कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, पहले हम बड़े वाले त्रिभुज में ले लेते हैं। कोई सा भी आप बच्चों यहाँ पर ले सकते हैं। कितना है, 45 अंश है, तो आप tan ही ले लीजिए। तो tan 45, इसके लिए लंब हो जाएगा ए बी बड़े वाले त्रिभुज में, आधार हो जाएगा बच्चों यहाँ पर बी सी। tan ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर हमें लंब और आधार वाला संबंध लेना है, इसलिए tan में होता है, tan आप लेंगे। tan 45 1 होता है बच्चों। ए बी का मान कितना है, हमने h माना है, भवन की ऊंचाई जो है, और ये कितना है, आधार बी सी एक्स है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा h बराबर x, h बराबर यहाँ पर x आ गया। यानी कि हम ये कहेंगे कि जितनी बहुमंजिल भवन की ऊंचाई है उतनी ही इनके बीच की दूरी है, ठीक है ना बच्चों। अब हम दूसरा त्रिभुज ए डी ई में लेते हैं। पुनः हम लेते हैं पुनः समकोण त्रिभुज ए डी ई में। अब हम बच्चों ले रहे हैं छोटा वाला, तो इसका जो एंगल है 30 अंश है, तो आप वही ले लेंगे कि tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार, इसके लंब होगा ए ई और आधार हो जाएगा ये वाला ए ई, आधार हो गया बच्चों डी ई। tan 30 का मान होता है बच्चों 1/√3, tan 30 हो गया 1/√3। अब ए ई देखिए हमारे पास कितना है, ए ई 8 माइनस एच है, ये वाला h माइनस 8 है, और ये जो आधार है ये इसके बराबर होगा, यानी कि x के ही बच्चों, ठीक है। तो 8
h-8/x, ये हो गया। इसे अब सॉल्व कर लीजिए। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया कि h-8 इसमें गुणा करेंगे √3 की, चलो हम डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर √3 इसमें करेंगे तो ये आ गया कि √3 h-8 √3 बराबर x, या √3 h, x को इधर ले आइए माइनस, और x बराबर किसके है बच्चों, h के है, तो यहाँ h ही आप रख देंगे, x बराबर h बराबर, इसको इधर ले आएंगे तो 8 √3 हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों हमने h कॉमन ले लिया तो ये बचेगा √3 - 1 बराबर 8 √3, या h बराबर 8 √3, यह आएगा √3 - 1। अब यहाँ हर का परिमेयकरण कर लीजिए, √3 + 1 से अंश और हर दोनों में गुणा कर लीजिए बच्चों, ठीक है। परिमेयकरण में ये साइन चेंज हो जाता है, माइनस का है तो प्लस से गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 8 को तो यहीं रहने दीजिए, √3 से गुणा कर लीजिए तो 3 आएगा, और 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा √3। नीचे a + b और a - b का वो बन गया, तो √3 का वर्ग 3 हो गया और 1 का वर्ग आ जाएगा 1। तो ये हो गया 8 3 + √3 बटे यहाँ 2 बच गया बच्चों, तो h बराबर 2 से भाग दे देंगे, 4 बार कट जाएगा, तो 4 3 + √3, ठीक है, इतना हो गया। ये आ गया मकान की ऊंचाई। अब बच्चों क्योंकि हमारा समीकरण 1 में आया था h बराबर x, ठीक है, तो इसलिए x बराबर जो है, x का मान भी बच्चों यही हो जाएगा 4 3 + √3 मीटर, ठीक है ना। समीकरण 1 में हमने जो निकाला है, यहाँ पर देखिए कि h बराबर x, तो यहाँ पर अगर हम x का मान निकाल रहे हैं तो x बराबर इतना ही आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे क्योंकि h बराबर x, ये जैसे हमने यहाँ लिख दिया है, तो ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो इसमें आप अब नीचे लिख दीजिए, तो ठीक है बच्चों, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन है, 6 नंबर में पूछा गया बच्चों, देख लिए दोनों ही ऊंचाई और दूरी वाले क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं। तो ये बच्चों जो दूसरा क्वेश्चन अथवा में दिया हुआ है, ये भी आपके ऊंचाई और दूरी का है, ये भी आप इसी प्रकार से ही हल कर लेंगे, ठीक है। अलग उसमें होता तो मैं आपको यही बताता। अब हम आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 वाला देख लेते हैं, 6 नंबर वाला, ठीक है। ये भी 6 नंबर में दिया है, अथवा में इसमें एक और क्वेश्चन है, तो इसे आप समझ लीजिए, ठीक है। ये तो आप अपने आप ही प्रैक्टिस कर लेना इस क्वेश्चन की। देख लीजिए यहाँ पर कैसा है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, शंकु के आकार का है जो उल्टा रखा हुआ है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है बर्तन की, और इसका ऊपरी सिरा जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, यानी इसमें पूरा पानी भरा हुआ है ऊपर तक, जितना इसका आयतन होगा उतना ही पानी होगा। जब एक बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिसमें से प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती हैं, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग, कितना पानी निकलता है, 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए बच्चों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर बच्चों समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, इसके लिए डायग्राम हो जाएगा। बर्तन की जो त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर, पानी से ऊपर तक भरा हुआ है, तो बर्तन में भरे पानी का आयतन, बर्तन में भरे पानी का जो आयतन होगा, भरे पानी का आयतन, वो बराबर होगा बच्चों बर्तन का आयतन, ठीक है। जितना उसमें पानी भरा हुआ है उसके आयतन के बराबर होगा। और बर्तन हमारा शंकु के आकार का है, तो इसके लिए शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h, ठीक है। तो 1/3 पाई का मान अभी नहीं रख रहे हैं हम, आर कितनी है 5 है, तो 5 का वर्ग गुणा h, यानी कि 8 हो गया बच्चों। तो देखिए 5 का वर्ग 25, 25 अट्ठे 200, तो ये हो जाएगा बच्चों 200/3 पाई, इतने घन सेंटीमीटर, ठीक है, इतने घन सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा इसमें भरे पानी का आयतन। अब बाहर पानी कितना निकला है,
तो बाहर निकले पानी का आयतन, बर्तन से बाहर निकले पानी का आयतन। अब वो पानी जो निकलता है बच्चों वो होता है इसके आयतन का 1/4। 1/4। अब आयतन जो है वो हमारा है 200/3 पाई। ठीक है, जितना आयतन है आयतन का 1/4 निकलता है बाहर, तो 4 से कट जाएगा, 4 पंजे 20, यानी कि बच्चों ये हो गया 50/3 पाई घन सेंटीमीटर। ठीक है, आप ऐसे भी लिख लेंगे, बाहर निकले पानी का आयतन बराबर 1/4 गुणा पानी का आयतन। अब इसमें जो गोले जो डाले गए हैं उसकी त्रिज्या कितनी है बच्चों? उसकी त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर। ये है, इसमें प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तो डाले गए गोले की त्रिज्या, डाले गए गोले की त्रिज्या यानी कि बर्तन में डाले गए गोले की त्रिज्या आर हमारे पास कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर। तो 0.5 को हम बच्चों कितना लिख सकते हैं? 5/10, यानी कि 1/2 सेंटीमीटर। 1/2 सेंटीमीटर बच्चों हम इसको लिख लेंगे। पॉइंट खत्म कर लिया हमने। अब इसका आयतन में निकाल लीजिए, किसका? गोले का। तो गोले का आयतन, तो गोले का आयतन होता है बच्चों 4/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है, यही होता है ना। तो 4/3 पाई आर 1/2 है, तो 1/2 की क्यूब। तो 4/3 पाई गुणा 1/2 की क्यूब करेंगे तो कितना आ गया बच्चों? 1/8 हो गया। 4 से 8 कट जाएगा 2 बार, तो ये आ जाएगा बच्चों, ऊपर पाई बचा, नीचे 3 दूनी 6, इतने घन सेंटीमीटर। इतने घन सेंटीमीटर हो गया। हमें गोलों की संख्या निकालनी है, तो बच्चों बर्तन से जो पानी बाहर निकला है उसमें गोले के आयतन का भाग दे देंगे तो गोलों की संख्या यहाँ पर आ जाएगी। तो बच्चों गोलों की संख्या, बर्तन से बाहर निकले पानी का आयतन, जितना पानी बाहर निकला है ना, तो उसका जो आयतन होगा बच्चों गोलों के आयतन के बराबर होगा जो डाले गए। तो एक गोले के आयतन से भाग दे दीजिए। अब बाहर निकले पानी का आयतन हमारे पास कितना है? वो है 50/3 पाई। ठीक है, वो कितना? वो बच्चा हमारे पास है 50/3 पाई। और एक गोले का आयतन कितना है? पाई/6। ठीक है, पाई/6 का मतलब हो गया बच्चों 1/6 पाई। ठीक है, पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया। अब हम इसको लिख सकते हैं 50/3, ये पलट जाएगा 6/1, 3 से कट गया 2 बार, 50 दूनी 100। तो यहाँ पर मतलब बच्चों ये उसमें हो गया, इसमें 100 गोले बच्चों यहाँ पर डाले गए हैं। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, 6 नंबर में पूछा गया है बच्चों। देखिए बहुत ही आसान तरीके से कर लिया। पहले बर्तन का आयतन निकाल लेंगे, कितना पानी भरा हुआ है उसमें, और फिर 1/4 जो बाहर निकला है पानी उसका आयतन निकाल लीजिए, गोले का आयतन निकाल लीजिए। तो बाहर निकले पानी में गोले के आयतन का भाग दे दीजिए बच्चों। ठीक है, तो बच्चों दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें अथवा में है। ठीक है, वो भी ऐसा ही क्वेश्चन है, इससे ही संबंधित है, वो शंकु और उससे बच्चों यहाँ पर देखिए वो भी इसी से संबंध है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास इतना है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन इतना है। जांच कीजिए कि इस बच्चे का उत्तर सही है अथवा नहीं है। तो बच्चों क्या है, आपको भी यहाँ पर जो बर्तन है ऊपर से तो क्या है बेलन के आकार का है और नीचे से गोले का आकार का है, तो आप इसमें गोले का आयतन और प्लस इस ऊपर वाला जो बेलनाकार भाग है इसका आयतन निकाल के जोड़ दीजिए, यानी पूरे बर्तन का आपको आयतन निकालना है। अगर आयतन इससे मिल जाता है तो बच्चे का आंसर सही है, वरना बच्चे का आंसर गलत है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको भी कर लेंगे। तो बच्चों आपने देखा कि इसमें से हमने 6 वाले प्रश्नों को हल किया है, तो इनको आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछ लिया जाए। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं अगले और अच्छे क्वेश्चंस के साथ में।